बंदूकों के नोक पर चलती एडमिनिस्ट्रेशन, हर तरफ मौत सी खामोशी और पर्दों में लिपटी हुई महिलाएं जिन्हें स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं है। ये तस्वीर है तालिबान रूल में रह रही अफगानिस्तान की जनता की। वही जनता जिसने अफगानिस्तान को तालिबान बनने तक के सफर में कई महाशक्तियों को बर्बाद होते देखा और दशकों तक ब्लडशेड, सप्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, सिविल वॉर और वायलेंस को झेला। आज अफगानिस्तान का इतिहास कुछ ऐसा है कि ये देश कई बड़े एम्पायर्स के लिए ग्रेवयार्ड बन गया है। यहाँ ब्रिटिश एम्पायर, द ग्रेट यूएसएसआर और सुपर पावर अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्रीज ने कभी न कभी अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, लेकिन दुनिया की सबसे एडवांस मिलिट्री, वेपन्स और खरबों की दौलत लगाने के बाद भी इस छोटे से देश से उन्हें उल्टे पैर वापस जाना पड़ा है। तो कौन से ऐसे रीजंस रहे हैं कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज की मिलिट्री सुप्रीमेसी और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी भी आज तक अफगानिस्तान में फेल होती रही है? इस देश का इतिहास क्या है? क्यों इस अंडर डेवलप्ड नेशन में बड़े बड़े एम्पायर ढेर हो जाते हैं? सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्रीज को बाहर खदेड़ने वाला ये देश आज क्यों पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है? अफगानिस्तान का इतिहास कई महान एम्पायर की बर्बादी, जंग और खून से लथपथ है। इस देश को जीतने की चाह में कई महान एम्पायर्स ने यहाँ भीषण युद्ध लड़े और जीते भी, लेकिन लंबे समय तक इस रीजन पर पकड़ बनाना इतना मुश्किल रहा कि कुछ एम्पायर यही ढेर हो गए, वही कुछ को बेहद ही बुरी स्थिति में अफगानिस्तान को छोड़कर जाना पड़ा। 522 BC में पर्शियन एम्पायर ने अफगानिस्तान को जीता था, लेकिन लंबे समय तक वो इस लैंड लॉक्ड कंट्री पर राज नहीं कर पाए। फिर 330 BC में पूरी दुनिया को जीतने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी अफगानिस्तान को जीता, लेकिन रूखी और खड़ी पहाड़ी वाले इस रीजन में लंबे समय तक एक मजबूत पकड़ बनाकर रख पाना इस वीर शासक के लिए भी मुश्किल रहा। फिर इसके बाद सत्ता को काबिज करने की कड़ी में अगला नाम अरब रूलर से लेकर मंगोल रूलर गेंघिस खान का जुड़ा, जिन्होंने अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर लंबे समय के लिए राज किया। लेकिन जब शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल रूलर्स ने अफगानिस्तान को जीतने की कोशिश की, तो अफगानिस्तान की कई ट्राइबल लीडर्स से इन्हें कड़ी चुनौतियां मिली। मुगल एम्परर शाहजहां और औरंगजेब ने अपने अपने समय में अफगानिस्तान को जीतने की ऐसी जिद पकड़ी कि यहाँ उन्हें कई भीषण लड़ाइयां लड़नी पड़ी, कई सिपाहियों और सेनाओं को भी गंवाना पड़ा। कई बार प्रयास करने के बाद इस रीजन पर उन्हें जीत भी मिली, लेकिन अपने शासन को यहाँ लंबे समय तक बरकरार रख पाना संभव नहीं रहा। फिर 19th सेंचुरी में सिख रूलर राजा रंजीत सिंह ने भी अफगानिस्तान पर जीत हासिल की, लेकिन उन्हें भी अफगानिस्तान पर पकड़ बनाने के लिए सालों तक युद्ध करना पड़ा। कई सैनिक और सेनाएं इस सरजमीन पर ध्वस्त हो गई, लेकिन इतने भीषण रक्तपात के बाद भी अफगानिस्तान को कोई अपनी ताकत की नोक पर दबा नहीं पाया। जाहिर था हिंदू कुश माउंटेन से घिरे अफगानिस्तान में जियोग्राफिकल चैलेंजेस हमेशा से काफी चैलेंजिंग रहे हैं। इस लैंड लॉक्ड कंट्री के लैंडस्केप को समझ पाना और उसमें लड़ाई लड़ना किसी भी रूलर के लिए इतना टफ टास्क था कि यही मुश्किलें आने वाले समय में कई ग्रेट नेशंस के लिए भी सरदर्द की वजह बनी रही। द ग्रेट गेम 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के एंड तक चलता रहा, जिसका केंद्र हमेशा अफगानिस्तान रहा। द ग्रेट गेम एक्चुअली एक जियोपॉलिटिकल राइवलरी थी जो ग्रेट ब्रिटेन और रशियन एम्पायर के बीच चल रही थी। ये दोनों ही पावर्स 1800 से ही अपनी कॉलोनीज को एशियन कंट्रीज में बढ़ाते जा रहे थे। इस वक्त भारत में मुगल शासकों का राज था और यहाँ ब्रिटिश एम्पायर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों की सूबेदारी ले रहे थे या छल से जीत रहे थे। इसके अलावा इंडिया के ऊपर अपना रूल बनाए रखने के लिए ब्रिटिश एम्पायर का अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा होना काफी जरूरी था। वो अफगानिस्तान को बफर जोन की तरह यूज करते थे, जिससे कि वो इन एशियन कॉलोनीज में आसानी से इन्फ्लुएंस बनाए रख सके। इन्हीं दिनों रशिया ने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज और खासकर अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान को सिक्योर रखना ब्रिटिश एम्पायर के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उन दिनों भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और इसीलिए उन्हें पर्शिया और तुर्कमेनिस्तान के लगातार हो रहे हमलों से भी भारत को बचाना था, जिसके लिए उन्हें अफगानिस्तान को अपने बफर जोन के तौर पर सुरक्षित रखना था। अब यहाँ ब्रिटेन को ये डर हो गया कि अगर अफगानिस्तान रशिया के कब्जे में आ गया तो फिर ब्रिटिश इंडियन कॉलोनी पर अपना कमांड नहीं रख पाएगा। इंडिया को हमलों से सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटिश एम्पायर को अफगानिस्तान में अपनी सुपीरियोरिटी रखनी ही थी और अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी थी कि ये देश ब्रिटेन के लिए काफी खास बन गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर रशिया अफगानिस्तान को अपनी कॉलोनी बना लेता तो रशिया भारत को भी अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करने लगता, जिससे ब्रिटेन को भारत पर राज करना मुश्किल हो सकता था। इसी डर की वजह से
और भारत को रशियन इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अफगानिस्तान को किसी भी हाल में अपने कब्जे में रखना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रशिया को भी ये पता था कि अगर सेंट्रल एशिया पर अपनी कमांड मजबूत करनी है तो उन्हें अफगानिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में लेना ही होगा। ऐसी स्थिति में अफगानिस्तान दोनों ही बड़े एम्पायर के बीच में पिस रहा था, जिसे ग्रेट गेम का नाम दिया गया। इसी ग्रेट गेम की वजह से वहां कई एंग्लो अफगान वॉर्स भी हुए। 1838 तक ब्रिटिश पूरी तरह से आशंकित हो गई कि अब अफगानिस्तान के ऊपर रशियन एम्पायर का इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जो कि ब्रिटेन के लिए खतरा हो सकता था। उन्हें सबसे ज्यादा डर था कि अगर रशिया अफगानिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में कर लेता है तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब वो भारत पर भी अपना कब्जा जमा कर नहीं रख पाएगा। इन दिनों दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान का रूलर था। वो रशिया और ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस के बीच बैलेंस बनाना चाहता था। इसका मानना था कि अफगानिस्तान को ब्रिटिश और रशियन दोनों ही एम्पायर से अच्छा रिश्ता मेंटेन करना है, जिससे कि अफगानिस्तान का डेवलपमेंट हो सके। लेकिन उनकी इसी स्ट्रैटेजी ने ब्रिटिश एम्पायर को आशंका में डाल दिया। ब्रिटिश एम्पायर पूरे अफगानिस्तान पर अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता था, लेकिन दोस्त मोहम्मद की इस बैलेंस अप्रोच से उन्हें लगा कि ये रशिया के बढ़ते इम्पैक्ट को नहीं रोक पाएंगे। और इसी अजम्पशन में ब्रिटेन ने 1838 में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया, जिससे कि किसी भी तरह वो अफगानिस्तान को अपने बफर जोन के तौर पर सेफ रख सके। अफगानिस्तान किसी भी कीमत पर ब्रिटिश एम्पायर की गुलामी नहीं चाहता था, और जब ब्रिटिश एम्पायर ने उन पर हमला किया तो अफगानिस्तान ने ब्रिटिश फोर्सेस का जमकर मुकाबला किया। 1839 में ब्रिटिशर्स ने काबुल को कंट्रोल कर काबुल पर अपने कठपुतली शासक को बिठाना चाहा, लेकिन अफगानिस्तान के लोकल ग्रुप्स और ट्राइबल वॉरियर से उन्हें इतना भारी विरोध झेलना पड़ा कि उनके खतरनाक हमलों ने ब्रिटिश एम्पायर के एडवांस्ड वेपन से लेस ब्रिटिश आर्मी को बुरी तरह से हरा दिया। इस वॉर में ब्रिटिश एम्पायर के लगभग 16,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था, और ऐसे में एक भारी बेइज्जती, ह्यूमिलिएशन और हार के साथ ब्रिटिशर्स को अफगानिस्तान से पीछे हटना पड़ा था। लेकिन अपनी हार से बौखलाए ब्रिटिश एम्पायर ने हार नहीं मानी और 1870 में अफगानिस्तान में रशिया के बढ़ते वर्चस्व से घबराकर एक बार फिर युद्ध के मैदान में कूद गया। इस बार अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर का सहारा लिया। 1878 में जब ब्रिटिशर्स ने दोबारा अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो इस बार जीत उनके हाथ लगी। उन्होंने अफगानिस्तान की गद्दी पर प्रो ब्रिटिश याकूब खान को बैठा दिया, लेकिन अफगानिस्तान के लोकल ग्रुप्स ने इसके खिलाफ भारी विरोध छेड़ दिया। फिर भी ब्रिटिशर्स ने काबुल को अपने हाथ से जाने नहीं दिया और याकूब खान के गद्दी छोड़ते ही उसकी जगह अब्दुल रहमान को सत्ता में बैठाया। ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान में अपनी कठपुतली शासक को बैठाकर पर्दे के पीछे से राज किया और रशिया को साइडलाइन करके अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बनाए रखा। साल 1893 में अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर खींचा गया, जिसका नाम डुरंड लाइन रखा गया। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर और रशिया के बीच चल रहे इस ग्रेट गेम में दिलचस्प मोड़ तब मिला जब 1907 में दोनों देशों के बीच एंग्लो रशियन कन्वेंशन हुआ। इस अग्रीमेंट के तहत रशिया ने अफगानिस्तान पर ब्रिटेन के इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान पर ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भारी युद्ध से जब ब्रिटिश आर्मी थकी हुई थी और ब्रिटिश पावर कमजोर हो गई थी, तभी मौके का फायदा उठाकर अफगानिस्तान के रूलर किंग अमानुल्लाह खान ने अफगानिस्तान को ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से टोटल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। इस घोषणा ने मई 1919 में थर्ड एंग्लो अफगान वॉर को छेड़ दिया। यह युद्ध अफगानिस्तानियों के लिए आजादी का युद्ध था, जिसमें अफगानी ट्राइब्स और लोकल ग्रुप्स के किंग अमानुल्लाह खान के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया के पेशावर सिटी, जो आज पाकिस्तान में है, पर हमला कर दिया और अपने गुरिल्ला वॉरफेयर से ब्रिटिश आर्मी की जड़ों को हिला दिया। ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी मजबूत मिलिट्री के दम पर अफगानिस्तान के इस विरोध को दबाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन ज्योग्राफिकल चैलेंजेस और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से थकी हुई ब्रिटिश आर्मी ज्यादा दिन तक अफगानिस्तान के गुरिल्ला वॉरफेयर के सामने टिक नहीं पाई। मजबूरन ब्रिटेन को अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस स्वीकार करनी पड़ी। अगस्त 1919 में अफगानिस्तान और ब्रिटेन के बीच ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइन हुई और इसी के साथ ब्रिटिश रूल का अफगानिस्तान में दी एंड हो गया। अफगानिस्तान जहां इंटरनेशनल लेवल पर एक इंडिपेंडेंट नेशन हुई और इसी के साथ ब्रिटिश रूल का अफगानिस्तान में दी एंड हो गया। अफगानिस्तान जहां इंटरनेशनल लेवल पर एक इंडिपेंडेंट नेशन बनकर उभरा, वहीं ब्रिटेन को भारी बेइज्जती और अरबों के नुकसान के साथ अफगानिस्तान से एग्जिट लेना पड़ा। लेकिन रशिया ने अफगानिस्तान पर गिव अप नहीं किया और आने वाले दशकों में इस देश ने अफगानिस्तान की राजनीति की बागडोर को अपने हाथ में लेने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया। इसकी शुरुआत 1920s में डिप्लोमेटिक टाइज से शुरू हुई, जब अफगानिस्तान पहला देश बना जिसने रशियन
रेवोल्यूशन के बाद सोवियत यूनियन को रिकॉग्नाइज किया। इससे दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस का सिलसिला जारी हो गया। हालांकि यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पावर 1918 से ही अस्तित्व में थी, लेकिन अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट विचारधारा ने धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाई। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद अफगानिस्तान को कई पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। इस दौरान देश की सत्ता को किंग अमानुल्लाह खान ने संभाला, जिन्होंने अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दिया। साल 1926 में उन्होंने अफगानिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया, लेकिन अपने वेस्टर्न स्टाइल रिफॉर्म्स, गर्ल्स एजुकेशन और जेंडर इक्वलिटी की सोच के चलते ये ज्यादा साल तक सत्ता में नहीं रह पाए। इन्हें अफगान के इस्लामिक समाज, ट्रेडिशनल ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप से भारी विरोध झेलना पड़ा, जिसकी वजह से 1928 में अमानुल्लाह खान के रिफॉर्म्स के खिलाफ अफगानिस्तान में सिविल वॉर छिड़ गई और अमानुल्लाह खान को अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद सत्ता की कमान प्रिंस नादिर शाह के हाथ आई, लेकिन जल्द ही इनका असैसिनेशन कर दिया गया और फिर 1933 में उनके बेटे मोहम्मद जाहिर शाह अफगानिस्तान के नए और आखिरी राजा बने। किंग जाहिर शाह के राज में अफगानिस्तान में लंबे समय तक पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रही। इन्होंने अपने शासनकाल में अफगानिस्तान में काफी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन किए और कई सारे सोशल रिफॉर्म्स किए। महिलाओं के लिए पर्दा करने या ना करने की आजादी दी। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के साथ ही यूएसएसआर और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी और इस आइडियोलॉजिकल वॉर में जीतने के लिए दोनों देशों के बीच कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को बढ़ाने की होड़ मची थी। इसी का असर जाहिर शाह के शासनकाल में अफगानिस्तान में भी देखने को मिला। कोल्ड वॉर के समय जब दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, ऐसे टाइम में भी अफगानिस्तान ने खुद को न्यूट्रल बनाए रखा। किंग जाहिर शाह यूएसएसआर और अमेरिका किसी के साथ नहीं गए। वो दोनों ही देशों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने में कामयाब रहे और अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए दोनों ही कंट्रीज से फाइनेंशियल एड भी लेते रहे। अब तक अफगानिस्तान में सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी 1953 में मोहम्मद दाऊद खान अफगानिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए और पश्तूनिस्तान का मुद्दा इनके लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरा। इन्होंने पाकिस्तान में पश्तूनिस्तान के मांग को लेकर हो रहे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट किया था, जिससे पाकिस्तान का दाऊद खान के साथ रिलेशन खराब हो गया था और इसी वजह से 1961 में पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए अपने बॉर्डर को बंद कर देता है। इसके बाद अफगानिस्तान का सोवियत यूनियन के साथ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन इसके साथ ही अफगानिस्तान की डिपेंडेंसी यूएसएसआर पर काफी बढ़ जाती है। इस बॉर्डर के लंबे समय तक बंद रहने के कारण अफगानिस्तान अपने ट्रेड और ट्रांजिट फैसिलिटीज के लिए यूएसएसआर पर सोली डिपेंडेंट हो गया। यह वजह किंग जाहिर शाह को परेशान करने लगी और तभी उन्होंने सिचुएशन को सुधारने के लिए दाऊद खान को रिजाइन देने के लिए कन्विंस किया। इसके बाद मार्च 1963 में दाऊद खान ने अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दिया और इसी साल मई में पाकिस्तान ने अपनी सीमा फिर से खोल दी। आसपास की कंट्रीज में डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट होता देख किंग जाहिर शाह ने 1964 में अफगानिस्तान में पहली दफा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के साथ कुछ नए डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। इससे अफगानिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को बनाना लीगल हो गया और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी रखे गए। इसके बाद अफगानिस्तान में चुनाव भी हुए। कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इसी समय अफगानिस्तान में 2 प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज देखने को मिली, विशेषकर यूनिवर्सिटी लेवल पर, जिसमें से एक था पीडीपीए, जो कि एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। दूसरा एक कंजर्वेटिव रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जमात-ए-इस्लामी था। पीडीपीए एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका पूरा नाम मार्क्सिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान था और इसके लीडर्स बबरक करमल और नूर मोहम्मद तराकी थे। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट के विचारों से प्रभावित इस पार्टी को शुरुआत में अफगान सोसाइटी और पॉलिटिक्स में बेहद लिमिटेड इन्फ्लुएंस मिला था, लेकिन आने वाले वक्त में ये पार्टी अफगानिस्तान के पॉलिटिकल ग्राउंड को बदलने वाली थी। वही दूसरी पार्टी जमात-ए-इस्लामी थी, जिसकी स्थापना 1971 में काबुल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ रिलीजन में की गई थी। कुछ ही दिन के बाद पीडीपीए 2 फैक्शंस में बट गई, जिनमें से एक खल्क कहलाई, जिसे नूर मोहम्मद तराकी द्वारा लीड किया गया, जबकि दूसरी परचम कहलाई, जिसे बबरक करमाल द्वारा लीड किया गया। 1965 से लेकर 1972 तक अफगानिस्तान एक लंबे समय तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के दौर से गुजरता रहा। इन दिनों अफगानिस्तान यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में तो जरूर रहा, लेकिन उन्होंने अमेरिका का दामन भी पूरी तरह नहीं छोड़ा
और इसी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा उथल पुथल रही। 1973 में जब जाहिर शाह फॉरेन ट्रिप पर गए तब वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दाऊद खान ने कू करके अफगानिस्तान की गद्दी हड़प ली और इसी पावर ट्रांसफर के साथ अफगानिस्तान के फॉरेन रिलेशंस की दिशा भी बदल गई। कू में दाऊद खान किंग जाहिर शाह की गद्दी छीनने में सफल हो गए। उन दिनों दाऊद खान अफगानिस्तान के आर्मी जनरल थे और वहाँ के प्रिंस भी, इसीलिए उन्हें जनता और आर्मी दोनों का ही सपोर्ट मिला। इसके अलावा किंग जाहिर शाह के समय यूनिवर्सिटी लेवल पर पॉलिटिक्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स यूनियन, पैरामिलिट्री और सिविल सर्वेंट जो कि पीडीपीए परचम फैक्शन से आते थे, उन सब ने इस कू में दाऊद खान का सपोर्ट किया। दाऊद खान के इस कू के बाद अफगानिस्तान में वन पार्टी सिस्टम के तहत रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना कर दी गई। किंग जाहिर शाह के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो इटली में ही एग्जाइल के तौर पर रहने लगे। अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में हुए हेरफेर का शुरुआत में सोवियत यूनियन ने खुले दिल से स्वागत किया। उन्हें उम्मीद थी कि दाऊद खान की प्रेसिडेंसी में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। दाऊद खान की फॉरेन पॉलिसीज ने सोवियत यूनियन को खफा कर दिया। अपनी प्रेसिडेंसी में दाऊद खान ने अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सोवियत पर अपने देश की डिपेंडेंसी को कम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री और इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए दाऊद खान ने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया। कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका और यूएसएसआर में पावर टसल पहले से ही जारी था, इसीलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बहाने अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश की ताकि वह सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को कम कर सके। हालांकि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच दाऊद खान अफगानिस्तान को नॉन अलाइंड ही रखना चाहते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। इस पावर शिफ्ट के बाद दाऊद खान ने अफगानिस्तान में कई फेरबदल किए और इसी वक्त वो अफगानिस्तान में कई चेंजेस लाए। इन्हीं बदलावों में से एक था वहां का कॉन्स्टिट्यूशन। 1977 में दाऊद खान ने इस्लाम, नेशनलिज्म और सोशलिज्म वर्ड्स को देश के संविधान में इंक्लूड कर दिया। दरअसल दाऊद खान के जो भी सपोर्टर्स थे वो सब पीडीपीए और सोशलिज्म से प्रभावित थे, जिन्हें खुश करने के लिए दाऊद ने सोशलिज्म वर्ड का तो इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन इसके अलावा वो देश में रह रहे ट्राइबल और कंजर्वेटिव इस्लामिस्ट को भी सेटिस्फाई करना चाहते थे, इसलिए भी वहां इस्लामिक वर्ड को संविधान में लॉन्च कर दिया गया। लेकिन उनकी ये चाल तब फेल हो गई जब उनकी इस कार्रवाई से सोवियत सपोर्टर्स नाराज हो गए। नया कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी से विपरीत था, इसीलिए इन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे दाऊद खान काफी इनसिक्योर फील करने लगे और कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स को सप्रेस और टॉर्चर करने लगे। सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव से हुई एक प्राइवेट मीटिंग में दाऊद खान ने साफ कह दिया कि भले ही अफगानिस्तान गरीब ही रहे, लेकिन अपने डिसीजंस और फॉरेन पॉलिसीज के लिए इंडिपेंडेंट रहेगा। इस बात से सोवियत यूनियन और ज्यादा इनसिक्योर हो गया। सोवियत यूनियन को डर था कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस जमा चुका है, इसीलिए उसने पीडीपीए को स्ट्रांगली सपोर्ट करना शुरू किया ताकि वह अफगानिस्तान में अपनी मनचाही सरकार चला सके। वहीं दूसरी तरफ दाऊद खान का एंटी कम्युनिस्ट सप्रेशन चलता रहा। इसी बीच अप्रैल 1978 को कम्युनिस्ट लीडर मीर अकबर खैबर की हत्या कर दी गई। नूर मोहम्मद तराकी, जो कि पीडीपीए के इन्फ्लुएंशियल लीडर थे, उन्होंने दाऊद खान को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद पूरे देश में लोग दाऊद खान के खिलाफ हो गए और दाऊद खान के खिलाफ कू कर दिया। इसी बगावत के दौरान पीडीपीए के दोनों विंग्स दोबारा से 10 सालों के सेपरेशन को भुलाकर फिर से एक हो गए। इस कू में दाऊद खान और इनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसे सावर रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। कू के बाद अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपीए की सरकार बनी और नूर मोहम्मद तराकी न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए। इनका पावर में आना सोवियत यूनियन के लिए एक बड़ा आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल विन साबित हुआ, क्योंकि इस दौर में
साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल विन साबित हुआ, क्योंकि इस दौर में सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया। लेकिन यूएसएसआर की ये पसंदीदा सरकार ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। नूर मोहम्मद तराकी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे, इसीलिए वह रिलीजियस टीचिंग्स के खिलाफ थे। उन्होंने अपने रिजीम में रिलीजियस एजुकेशन को सिलेबस से हटा दिया और रिलीजियस लीडर्स की पावर को कम कर दिया। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ गर्ल्स एजुकेशन को काफी बढ़ावा दिया। वो अफगानिस्तान में कई लैंड रिफॉर्म्स भी करते चले गए, जिससे अफगानिस्तान के बड़े लैंड ओनर्स, एक्सट्रीम इस्लामिस्ट लीडर्स और इस्लामिक पार्टी इसके खिलाफ हो गई। अफगान सोसाइटी और ट्राइबल लीडर्स में एक एंटी कम्युनिस्ट सेंटिमेंट डेवलप होने लगा। अफगानिस्तान में हो रही ये पॉलिटिकल लड़ाई अब इस्लाम धर्म को बचाने की लड़ाई बन गई। एथनिक, ट्राइबल और इस्लामिस्ट ग्रुप्स को विश्वास हो गया कि इस्लाम खतरे में है और उसको बचाने के लिए कम्युनिस्ट सरकार को जड़ से मिटाना जरूरी है। इसीलिए ट्राइबल लीडर्स, एंटी कम्युनिस्ट और रिलीजियस कंजर्वेटिव्स ने हथियार उठा लिए। इन ग्रुप्स को दबाने के लिए पीडीपीए सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कई लोगों को मारा गया, जिससे ये ग्रुप और वायलेंट होकर अलग अलग रूरल एरियाज में गुरिल्ला टैक्टिक्स से लड़ने लगे। इन्हें ही आगे चलकर मुजाहिदीन कहकर बुलाया गया। इसी बीच पीडीपीए पार्टी के दोनों डिवीजन खल्क और परचम में भी इंटरनल स्ट्रगल से गवर्नेंस कमजोर पड़ने लगी। साथ ही नूर मोहम्मद और डेप्यूटी पीएम हफीजुल्लाह अमीन के रिश्ते भी बिगड़ते चले गए। आगे चलकर सितंबर 1979 को हफीजुल्लाह अमीन ने ही नूर मोहम्मद तराकी का असैसिनेशन करवा दिया और खुद अफगानिस्तान के पीएम बन गए। हफीजुल्लाह अमीन के पावर में आते ही यूएसएसआर को अफगानिस्तान अपने हाथ से निकलता दिखाई देने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर होने के बावजूद अमीन अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए इस्लामिस्ट को समर्थन दे रहे थे। दूसरी तरफ नूर मोहम्मद के असैसिनेशन से अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन यूएसएसआर के कंट्रोल से बाहर हो गई थी। इसके अलावा कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ मुजाहिदीन ने अपने हाथों में हथियार उठा रखे थे। अब सोवियत यूनियन को लगने लगा था कि शायद अमेरिका अफगानिस्तान की राजनीतिक हालत में दखलंदाजी कर सकता है। इसीलिए 24 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर हजारों ट्रूप्स के साथ अफगानिस्तान में एंटर करता है और हफीजुल्लाह अमीन को मारकर बबरक करमल को अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट बना देता है। अफगानिस्तान में सोवियत की मनचाही सरकार तो बन गई, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अपने इस कारनामे के लिए उसे भारी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी। वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका ने सोवियत यूनियन के इस इन्वेजन को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज